एक्सीलेंट विजन की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 1 चल रहा है जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन देखा। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, आप लोगों ने देखा उसका वर्किंग प्रिंसिपल। आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देखा था, है ना। और आइडियल ट्रांसफार्मर को मैंने डिफाइन किया था कि उसमें कोई लॉसेज नहीं होगा, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट समझी जाएगी, और कोर विल बी एक्साइटेड विदाउट एनी मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मैंने आपको बताया था। और उसमें हमारे पास जो रिलेशन निकला था वो निकला था V1/V2, अगर आपको याद हो। V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही ये बात सत्य होगा, है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नहीं पहुंचे हैं। और इसी को मैं बोल रहा था A, जिसको पढ़ रहे थे टर्न रेशियो, टर्न रेशियो, ठीक ना बेटा। और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टर्न रेशियो। टर्न रेशियो जब भी आप डिफाइन कीजिए, A जो होगा ये NHV/NLV के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज वाइंडिंग। IEEE ने इसको फ्रीज कर दिया है। आप कभी भी, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया था हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में, हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को लेके चल रहे थे। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या निकला कि जो टर्न रेशियो होगा इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा बेटा। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग इसके फेजर डायग्राम पे गए थे, तो आपने देखा कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था आपको। ये फेजर डायग्राम था आइडियल ट्रांसफार्मर का। आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, एट नो लोड। तो उसमें आपने देखा कि जो मैक्सिमम फ्लक्स था इसमें V1 बराबर E1 निकला था और V2 बराबर E2 निकला था बेटा, अगर आपको ध्यान हो। नो लोड कंडीशन में ये चीजें आई ही, और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के लिए यही नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन इन द सेंस कि V1 को E1 होना ही है। आपने प्राइमरी साइड में देखा था, जब आपने KVL लगाया था तो आपके पास क्या रिजल्ट आया था, V1 इज इक्वल टू E1। बुक्स में आप देखेंगे कि V1 इज इक्वल टू -E1 डिफाइंड है, जो कि गलत है। एक्चुअली यही नेसेसरी कंडीशन है किसी ट्रांसफार्मर के लिए कि उसमें सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी साइड के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, है ना। ये मैंने आपको बताया था, रीजन विद रीजन मैंने आपको सब बताया था कि कैसे पोलैरिटी का चक्कर आया था, कैसे लेंज लॉ को डिफाइन किया गया था। ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, V1 इज इक्वल टू E1। उसके बाद आपने लोड लगाया था, आइडियल ट्रांसफार्मर में लोड लगाया था, तो MMF बैलेंस इक्वेशन आपके पास मिला था। वो MMF बैलेंस इक्वेशन से आपने क्या कहा था कि N1I1 माइनस N2I2 इज इक्वल टू 0 होगा, या आपने इसी में कह दिया था कि जो I1 होगा वो कितना होगा, N2/N1 होगा, और इसी को आप कहते हो I2 डैश। इसी को आप क्या कहते हो, I2 डैश। एक्चुअली वो I2/A हो जाएगा ना फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसी को आप कहते हो सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। तो ये इतनी सब चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके थे। अब इसी को अगर मैं लोड लगा दूंगा तो MMF बैलेंस के लिए, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम मैंने आपको बताया था वो इस तरह से बना था, φm, और ये आपका हो जाएगा V1 इज इक्वल टू E1, ठीक ना। और ये आपका हो जाएगा V2 इज इक्वल टू E2, V2 इज इक्वल टू E2। और मान लीजिए कि लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड था, तो ये आपका I2 था, और
I2 करंट रिफर टू प्राइमरी साइड आपको क्या मिला था, I2 डैश मिला था, और यही I2 डैश आपके किसके बराबर हो गया था, I1 हो गया था फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, मैंने दिखाया था आपको, है ना। और उसमें मैंने फिर डॉट कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि डॉट कन्वेंशन कैसे लगाते हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। डॉट कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि यदि if current enters or leaves through the dots the fluxes will be additive, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और इसी डॉट कन्वेंशन से क्या निकला कि यदि किसी ट्रांसफार्मर के एक वाइंडिंग या एक साइड में या एक लिंब में करंट इंटर करता है तो दूसरे लिंब से करंट को बाहर निकलना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है टू सेटिस्फाई लेंज लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए यदि ट्रांसफार्मर के एक एंड से करंट इंटर करेगा तो दूसरे करंट से इट मस्ट बी लीव, है ना, बाहर निकलेगा। ये ट्रांसफार्मर की नेसेसरी कंडीशंस थी जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज आइडियल नहीं होती, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैसा होगा, आज उसी को समझते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ओहो, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मतलब ये हुआ कि अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं रहा, इसका मतलब कुछ वाइंडिंग लॉसेस जरूर होंगे बेटा, है ना, और कोर में भी कुछ लॉस होगा। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा कि एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, जरा फेजर डायग्राम को ही समझते हैं। एट नो लोड कंडीशन यानी सेकेंडरी पे आपने कोई लोड नहीं दिया है, तो उस दशा में एक जो आइडियल ट्रांसफार्मर था वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, जरा देखिएगा। उस दशा में एक आइडियल ट्रांसफार्मर को आप लोग इस तरह से दिखा रहे थे, है ना, ये इस तरह से ये गया, और ये चला आएगा, ठीक, इस तरह से चला आएगा। ये तो हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर का सिचुएशन, जहां ये फाइम है, ये फाइम है, इसको मैं कह रहा हूं V1 इज इक्वल टू E1, V1 इज इक्वल टू E1 और V2 इज इक्वल टू E2, है ना। तो ये नो लोड कंडीशन में एक आइडियल ट्रांसफार्मर का आपने फेजर डायग्राम इस तरह से बनाया था, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो आप देखिएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट थी उस नो लोड करंट को आपने फ्लक्स के फेज में दिखाया था, और उसका रीजन था क्योंकि आप कह रहे थे कि कोर में कोई लॉसेज नहीं हो रहा है। तो जब कोर में कोई लॉसेज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप इससे देखो कि अगर प्राइमरी साइड से मैं पूछूं कि कितना पावर इनपुट हो रहा है भाई, तो आप देखिए कि V और I के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे जो सोर्स से प्राइमरी लिंब पे जो पावर आएगी दैट इज VI cos फाई, यानी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी VI cos 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात सही है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ तो कोर लॉसेज होंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ कोर लॉसेज होने के लिए आप इसको नो लोड करंट को फ्लक्स के सेम फेज में नहीं दिखा सकते, ये नेसेसरी कंडीशन है। फ्लक्स के सेम में अगर सेम फेज में दिखाओगे बेटा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोर का पावर लॉस 0 है। तो जब कोर का पावर लॉस अगर 0 है तो इसका मतलब वो आइडियल ट्रांसफार्मर का कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो
हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोर में कुछ ना कुछ तो लॉसेस जरूर होंगे। तो इसलिए नो लोड करंट को फाई के फेज में ना दिखा के सम स्लाइटली एंगल पर दिखाया जाता है। फेजर डायग्राम इसका समझने की कोशिश करो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सम एंगल डिले पे दिखाया जाता है ना। ये है आपका नो लोड एंगल, ये देखो इस तरह से कुछ एंगल पर मैं इसको डिमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। इसको कहते हैं I0। क्या कहते हैं? I0। अब इनका सेंस समझ लो, आप लोग गलतियां करते हो समझने में। ये आपका हो गया I0। इसको कहते हैं नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट। व्हाट इज I0? I0 को मैं बोलूंगा नो लोड करंट, नो लोड करंट, या इसी को मैं बोलूंगा एक्साइटिंग करंट। ध्यान से समझिएगा, इसी को मैं बोलूंगा एक्साइटिंग करंट। ठीक। और ये भी ध्यान रखना कि जो नो लोड करंट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, इट इज 2% to 3% ओनली। ये भी ध्यान रखना, 2% to 3%, नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%। किसका? फुल लोड रेटेड करंट का, है ना, IFL। फुल लोड रेटेड करंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? IFL। तो I0 क्या है? नो लोड करंट है या एक्साइटिंग करंट है। और ये फ्लक्स के सेम फेज में नहीं होगा। अगर ये फ्लक्स के सेम फेज में आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट है उसको थोड़ा सा इंक्लाइनेशन एंगल पर क्यों दिखाया जाता है भाई? तो उसका रीजन यही है कि मान लीजिए कि अगर सेम फेज में आ जाए, फ्लक्स के सेम फेज में आ जाए, तो इनपुट पावर इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, अब कोर में भी कुछ लॉसेज होंगे और वाइंडिंग में भी कुछ लॉसेज होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखाया जाता है। और ये है आपका लैगिंग पावर फैक्टर लोड, इसको बोलेंगे φ0। क्या बोलेंगे इसको? φ0। और इस φ0 को ही कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल। φ0 को क्या बोलते हैं? एक एक टर्म्स को समझो बहुत अच्छे से। φ0 इज व्हाट? φ0 को मैं बोलूंगा नो लोड पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। ठीक। और इस ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, इट इज अबाउट 80 डिग्री। 80 डिग्री तक होता है ये। एक्चुअली क्या होता है कि बिलो 500 MVA तक के जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें ये जो थीटा डिफाइंड है, ये φ0 जो डिफाइंड है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो डिफाइंड है, वो 75 डिग्री 76 डिग्री तक होता है। लेकिन मोर देन 500 MVA का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें ये एंगल 80 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो लमसम हम कह सकते हैं कि ये जो नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है, याद रखना इस चीज को बेटा, ये φ0 का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री चलेगा। ठीक ना। उसके बाद अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर φm एक्सिस पे डाल दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने इंड्यूस्ड वोल्टेज एक्सिस पर डाल दिया, इंड्यूस्ड वोल्टेज एक्सिस पर डाल दिया। ध्यान से देखिएगा यहां पे, है ना। तो ये जो फेजर है इसको बोलते हैं IM। इसको क्या बोलेंगे? IM। और ये जो फेजर है इसको बोलते हैं IC। इसको बोलते हैं IC। अब IM क्या हुआ, समझो इस चीज को। IM को मैं डिफाइन कर रहा हूं, IM इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, या इसी को कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट। क्लियर? और एक्साइटिंग करंट। और ये जो आईसी है, आईसी को मैं क्या कह रहा हूं, इसको बोलते हैं, देखो ये आईसी जो है ये V1 V2 के फेज में है, इंड्यूस वोल्टेज E1 के फेज में है, इंड्यूस वोल्टेज E2 के फेज में है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें इंड्यूस वोल्टेज हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा बेटा। तो उसी फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, है ना। तो आईसी को मैं बोलूंगा कोर लॉस कंपोनेंट, है ना, कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। तो इन सब चीजों को बिल्कुल शुद्ध बोला करो, है ना। I0 क्या है, IM क्या है, IC क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो ये सारे टर्म्स इस तरह से डिफाइंड होंगे, सारे टर्म्स आपके इस तरह से डिफाइंड होंगे। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस। मान लो ये इस एंगल को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, है ना। तो गामा को क्या बोलते हैं जनरली, व्हाट इज गामा? गामा इज इक्वल टू एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस, एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस। इसको आप एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस लैग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस लैग, है ना। देखिए बीएच कर्व, आप लोगों ने बीएच कर्व पढ़ा होगा। तो बीएच कर्व मेनली क्या है, हिस्टेरेसिस लूप को ही तो बीएच कर्व कहते हैं। अब उसको हिस्टेरेसिस क्यों कहा जाता है, उसको हिस्टेरेसिस क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा होगा। उसमें आपको जानकारी मिली होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है किसी फेरोमैग्नेटिक कोर के लिए, तो उसमें जो बी होता है वो एच से हमेशा पश्चगामी होता है। या इसके उल्टे शब्दों में आप ये भी तो कह सकते हो कि जो एच है वो बी से अग्रगामी है ना। तो बी जो है एच से लैग बिहाइंड है, एच जो है बी से लीडिंग इन नेचर है। तो इसको एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस भी कह सकते हैं या एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस लैग भी कहा जाता है। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं ना, दिस एंगल। जितना आप इंक्लाइन, और ये इंक्लाइनेशन क्यों दिखाया, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इस इंक्लाइनेशन को नहीं दिखाऊंगा तो कोर लॉस ये 0 पड़ेगा। जबकि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ गए हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ तो कोर लॉस होगा। एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो नो लोड करंट होता है इट इज अबाउट 2 to 3%, नॉट मोर देन 5%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इन्हीं बातों को लेके ये मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो गया एट नो लोड। ये कौन सा फेजर डायग्राम हो गया? इस फेजर डायग्राम को मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इसको नेक्स्ट पेज में ले लें, अगर इसको मैं कॉपी कर लूं। तो ये जो फेजर डायग्राम खींचा है ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड है। क्या है ये? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर
एट नो लोड, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड है। अब आप ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को समझो। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर था, ऐसे बनाया था ना। ये मेरा हाई वोल्टेज, मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग लिया था प्राइमरी, है ना। और इस तरह से यहाँ पे मैंने लोड दिखाया, यहाँ पे मैंने एसी सोर्स दिखाया, यहाँ पे टर्न्स N1 था, यहाँ पे टर्न्स N2 था। इसको मैंने डॉट यहाँ दिखाया था, तो यहाँ से करंट इंटर करेगी, ये करंट मेरा I1 होगा, है ना। और ये यहाँ पे मैंने डॉट दिखाया था, तो यहाँ से करंट निकलना चाहिए I2 पर, ये करंट मेरा निकलना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को आप लोड करेंगे तो इस फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए कुछ मुझे नो लोड करंट देना पड़ेगा ना। उसी करंट को एक्चुअली I1 बराबर आपका क्या हो जा रहा है, I2 प्लस I0 हो जा रहा है। I0 क्या है आपका, I0 आपका नो लोड करंट है, एक्साइटिंग करंट है, जो कि आपके कोर में जा रहा है, एंड इट इज नॉट 2 to 3% एंड नॉट मोर देन 5%। 5% से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता है। और I2 क्या कर रहा है, I2 इस घटक को जो रिड्यूस हो गया था, उस घटक को मेंटेन कराने के लिए ये सोर्स से एक्स्ट्रा करंट ले रहा है ना। तो इसका अगर एमएमएफ बैलेंस अगर आप करेंगे, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या आया था आपका, N1 I1 माइनस N2 I2 इज इक्वल टू 0 आया था ना। लेकिन अब यहाँ पे तो एक्साइटिंग करंट आपने दे दिया है, तो अब जो एमएमएफ बैलेंस होगा, एमएमएफ बैलेंस होगा, अब क्या हो जाएगा, N1 I1 माइनस N2 I2 इज इक्वल टू, एक्साइटिंग करंट आप प्राइमरी साइड पे दे रहे हैं जिसमें N1 टर्न्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, N1 I0। या आप कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 I2 प्लस I0, या ये हो जाएगा आपका I1 बराबर I0 प्लस I2 डैश। तो ये रिलेशन आया आपका, ये रिलेशन आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए आएगा, है ना। एमएमएफ बैलेंस के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्राइमरी साइड से आप कितना करंट दे रहे हो, प्राइमरी साइड से आप कितना करंट दे रहे हो, नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट प्लस I2 डैश, जो इस फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए दिया गया है ना। तो इस तरह से आप अगर इस नो लोड कंडीशंस को अगर लोडेड कंडीशन में देखिए, कहने का मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन में जाना चाहता हूं, तो देखिए वो कैसा बनेगा, उसका फेजर डायग्राम। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन, ओहो चल ही नहीं रहा, कंडीशन, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। देखिए अगर मैं इसका फेजर डायग्राम खींचूं, बहुत ध्यान समझना इसको, ये तो मेरा हो गया फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया, हाँ मैक्सिमम फ्लक्स हो गया φm, है ना। इससे 90 डिग्री लीड करेगा इंड्यूस्ड वोल्टेज,
90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है भाई, 90 डिग्री लीड करेगा। देखो इस तरह से इंड्यूस वोल्टेज आपका 90 डिग्री लीड कर गया, यानी ये हो गया आपका V1 इज इक्वल टू E1, और ये आपका हो गया V2 इज इक्वल टू E2, है ना। ये आपका हो गया नो लोड करंट, इस तरह से आएगा ना नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग ब्रांच ऑफ नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट। ये क्या हो जाएगा, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से। और ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है आपका φ0, इसी को कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल, है ना, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो इस तरह से आपने इसको दिखा दिया। अब चूंकि ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ये तो हो गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। अब आपने इसको लोड लगा दिया है, तो लोड लगा दिया है तो एमएमएफ बैलेंस आएगा ना। तो एमएमएफ बैलेंस के लिए कंडीशंस क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 डैश प्लस I0, है ना। तो आप इसके लिए क्या दिखाओगे, ध्यान समझिएगा। ये हो गया आपका ये हो गया आपका I2। और चूंकि आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है, तो प्राइमरी साइड की करंट अगर आपको निकालना है, I1 निकालना है ना, तो I1 के लिए आपको I2 डैश पता करना पड़ेगा। तो I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई ए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस चीज को कंसीडर कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि I2 डैश जो होगा वो I2 के सेम फेज में होगा। तो मान लीजिए ये मेरा I2 है, I2 डैश है, I2 डैश इज इक्वल टू क्या है, I2 बाई ए, I2 बाई ए, ये मेरा हो गया, ठीक ना। तो अब देखो, एक फेजर आपका नो लोड करंट दिख रहा है और एक फेजर आपका I2 डैश दिख रहा है। आपको पता है कि I1 जो है वो I2 डैश प्लस I0 का वेक्टर सम है। एसी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर मैं किसी क्वांटिटी के ऊपर बार नहीं लगा रहा हूं या एरो नहीं लगा रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको मैंने एसी से ही रिप्रेजेंट किया है। भले बार ना लगा हो उसके ऊपर, लेकिन आप ये हमेशा समझिएगा कि जो भी करंट लिया है, जो भी वोल्टेज लिया है, वो सब एसी क्वांटिटी है। क्लियर ना। तो अब I1 को मुझे दिखाना है, तो वो इन दोनों का फेजर सम ही तो होगा बेटा। I0 और I2 डैश का फेजर सम ही तो होगा। तो चलिए इसका फेजर सम खींच लेते हैं, है ना। फेजर सम इसका ऐसे ही आएगा, देखो ये चला जाएगा कुछ ऐसा, है ना। और बाकी ये चला आएगा इसके फेज में, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये यहां कहीं काट रहा है, यहां पे कहीं काट रहा है ना, ये वाला। तो इसको आप मिला दो, इसको आप मिला दीजिए। इसको आप मिला दीजिए, है ना, ये वाला फेजर। इसको मैं पर्पल से दिखा देता हूं जिससे बेटर समझ में आए, ये, है ना, ये वाला डायग्राम, है ना। तो ये आपका फेजर सम हो जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश है, या आप इसी को ये भी कह सकते हो I0 प्लस I2 बाई ए ना, I2 बाई ए। तो ये आपका I1 हो गया। जहां पे ध्यान देना कि ये जो एंगल होगा, ये सोर्स से I1 का पावर फैक्टर एंगल होगा, है ना।
तो ये जो फेजर डायग्राम आपने देखा है, ये फेजर डायग्राम आपका बन गया है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लैगिंग लोड, लैगिंग लोड, है ना। तो ये तो जनरल सी बात हो गई। अब जरा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये फेजर डायग्राम आपका निकल गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। लेकिन एक बात और है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा, ट्रांसफार्मर, आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ गए हो। ये मेरा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह से ना। यहां पे आपने प्राइमरी वाइंडिंग दी, जिसको मैंने हाई वोल्टेज कंसीडर किया है, उसी को लेके चल रहा हूं मैं। यहां पे मैंने एसी सोर्स दिया, इसमें N1 टर्न्स हैं, ठीक। ये मेरा सेकेंडरी साइड है, लोड साइड है, इसमें N2 टर्न्स हैं जो कि N1 से कम है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है मैंने, आपको समझाने के लिए लिया है। और ये मेरा लोड है, इसमें N2 टर्न्स कंसीडर किया है। यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज E2 है, यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज E1 है, ठीक ना। और इस तरह से फ्लक्स मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू डॉट पोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यहाँ मैंने डॉट लगाया है, तो करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से करंट लीव कर रहा है। दिस इज I2 एंड दिस इज I1, जहाँ I1 की वैल्यू है I0 प्लस प्लस I2 डैश। ये मेरा सोर्स वोल्टेज है। तो जरा यहाँ ध्यान देना कि अगर देखो, जरा प्राइमरी साइड को देखो, प्राइमरी साइड में जो करंट इंटर कर रहा है उससे कोर में फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ना। लेकिन इस प्राइमरी वाइंडिंग के कोर में अगर मैं किसी ऑब्जर्वर को बैठा दूं, तो देखो एक फ्लक्स तो यहां भी जा रहा है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक फ्लक्स यहां भी जा रहा है। करंट का जो सर्कुलेशन है इसमें वो लेफ्ट टू राइट है, कोर में लेफ्ट टू राइट है। तो यानी लेफ्ट टू राइट है, उसके बाद यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद फिर ये यहां से एंटर करके बाहर आएगा, फिर यहां से अंदर जाएगा। तो देखो एक एक करंट कुछ ऐसा जा रहा है कि जिससे जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो विंडो एरिया से पास तो हो जा रहा है, लेकिन कोर में सराउंड नहीं हो रहा है, वो एयर में मिल जा रहा है। तो ऐसे फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमको तो यूजफुल फ्लक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे यूजफुल फ्लक्स क्या होना चाहिए? यूजफुल फ्लक्स वो फ्लक्स होगा जो कोर में मिले, जो कोर में उत्पन्न हो। लेकिन आप जरा इन सिरों को देखिए, इन सिरों की वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्लक्स इस तरह से एयर सराउंड हो जा रहा है, इस तरह से एयर सराउंड हो जा रहा है, दो सर्कुलर स्ट्रक्चर से मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से ये वो फ्लक्स है जो एयर सराउंड हो जा रहा है, कोर की वाइंडिंग से एयर सराउंड तो हो जा रहा है, लेकिन कोर में मिक्सअप नहीं हो रहा है। तो जब कोर में मिक्सअप नहीं हो रहा है, उसी तरह इस वाले वाइंडिंग को देखो, इसमें जो फ्लक्स होगा उसका एयर सराउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से एयर सराउंड होगा जो कि कोर में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फ्लक्स को हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, ऐसे फ्लक्स को हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो जरा पहले लीकेज फ्लक्स समझ लो, व्हाट इज लीकेज फ्लक्स? लीकेज फ्लक्स लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, सॉरी, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में ओह ये चल नहीं रहा, वाइंडिंग में दिए गए धारा के द्वारा उत्पन्न वह फ्लक्स जो कोर में न उत्पन्न होकर एयर सराउंडेड हो जाए, एयर सराउंडेड हो जाए, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? लीकेज फ्लक्स कहलाता है। लीकेज फ्लक्स कहलाता है। अब यहां पे एक प्रश्न है बच्चों कि अगर ये लीकेज फ्लक्स आ तो गया, इसका रीजन कौन है? इसका रीजन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से लीकेज हो रहा है। आप सेकेंडरी वाइंडिंग को भी देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट का डायरेक्शन ये है ना, तो यानी यहां से करंट ऊपर आया होगा, तो जो इसमें करंट का फ्लक्चुएशन होगा, एयर सराउंडेड होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, और इस पोर्शन में करंट का सराउंडिंग, एयर सराउंडिंग कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो ये जो वो फ्लक्स है जो हमको कोर में नहीं मिल रहा है बल्कि एयर में ये सराउंड हो जा रहा है, यानी एयर कोर्ड इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। आप बता सकते हो कि एयर कोर्ड इंडक्टर के लिए बीएच कर्व मेरा कैसा होगा? एयर कोर्ड इंडक्टर के लिए बीएच कर्व मेरा कैसा होगा? देखो, कोर के लिए तो वो सैचुरेट कर जाता है, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा कि कोर के लिए बीएच कर्व जो होता है वो सैचुरेटेड कर्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एयर कोर्ड के लिए ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये जो फार्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होगा ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है एयर कोर्ड इंडक्टर के लिए। फॉर एयर कोर्ड इंडक्टर, तो एयर कोड इंडक्टर के लिए फार्मूला वैलिड है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर। तो जब भी आपसे ये फार्मूला पूछे तो ध्यान रहे कि ये जो फार्मूला है ये एयर कोड इंडक्टर के लिए सत्य है, सैचुरेटेड कोर के लिए सत्य नहीं है। अगर आप कोर मटेरियल में वाइंडिंग करा के आप उसका बीएच कर्व खींचोगे तो एक फिक्स नी पॉइंट के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन एयर कोड इंडक्टर में हमेशा ये लीनियरिटी को फॉलो करेगा। मींस आप कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ये भी तो ओम्स लॉ है फॉर मैग्नेटिक सर्किट। आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाई एच। ये सब वेक्टर फॉर्म में है बेटा, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा फॉर एयर कोड इंडक्टर के लिए। तो चूंकि ये जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, बीएच कर्व को फाई आई कर्व भी कहते हैं, आई कॉजेस फाई से बीएच कर्व को फाई आई कर्व भी कहा जाता है। तो चूंकि ये फ्लक्स जो है एयर सराउंडेड है, यानी ये एयर कोड की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर मैं इसका फाई आई कर्व खींचूं या बीएच कर्व खींचूं तो ये कैसा देना चाहिए? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां ये स्ट्रेट लाइन म्यू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और म्यू जीरो ही इसका ग्रेडियंट होगा। तो ये एयर कोड इंडक्टर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लीकेज फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो इन करेंट्स के सेम फेज में होगा।
है ना, क्योंकि लीनियरिटी को होल्ड कर रहा है। यानी कोर के सेकेंडरी साइड में, कोर के सेकेंडरी साइड में मैं कह दूं कि फाई L2 लीकेज फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, और कोर के प्राइमरी साइड में, कोर के प्राइमरी साइड में फाई L1 लीकेज फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। होगा ना। आप किसी ऑब्जर्वर को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में बैठा दो और उससे पूछो कि क्यों भाई तुमको कौन कौन सा फ्लक्स गढ़ रहा है, तो क्या बोलेगा? वो कहेगा भैया हमको तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी उसकी वजह से भी फ्लक्स गढ़ रहा है, और ये जो फ्लक्स हवा में उड़ जा रहा है वो भी तो गढ़ेगा उसको। तो प्राइमरी साइड में 2 फ्लक्स आएंगे और सेकेंडरी साइड में भी 2 फ्लक्स आएगा, है ना, और वो अपने करंट के सेम फेज में होगा क्योंकि लीनियरिटी को ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाई L1 I1 के समान होगा, और फाई L2 जो है फाई, अच्छा ये मैंने I1 यहां था ना, सॉरी ये I1 इधर था बेटा, ये आपका हो गया I1, तो ये है ना I1 ये है, तो इसको आप बोलोगे फाई L1 और इसको आप बोलोगे फाई L2, है ना। तो इस लीकेज फ्लक्स के कारण, इस लीकेज फ्लक्स के कारण एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और चूंकि ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो आप, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमेशा आप जान गए हो कि फ्लक्स, ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है। तो इन फ्लक्स की वजह से फाई L1 फाई L2 इन लीकेज फ्लक्सेस की वजह से भी तो एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होना चाहिए जो अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। तो मान लिया कि उस फ्लक्सेस को मैं यहां दिखा दूं, उस फ्लक्स को मैं यहां दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया E1 E2, इसको मैं E2 से दिखा दे रहा हूं, और इसके कारस्पॉन्डिंग 90 डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, उसको मैंने E1 से दिखा दिया है। दिस इज E1 एंड दिस इज E2, सब फेजर फॉर्म में है बेटा, एसी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। E1 E2 इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा जो कि अपने फ्लक्सेस से 90 डिग्री लीड करेगा। अब इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आया है इस फ्लक्स की वजह से आया है, और ये फ्लक्स कैसे आया है? इस करंट I1 की वजह से आया है। ये लीकेज फ्लक्स करंट I1 की वजह से आया है ना। तो E1 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चूंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट है तो जो इसका वोल्टेज होगा वो JI1 x L1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और E2 को आप लिख सकते हो JI2 x L2, जहां x L1 और x L2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। x L1 इसको मैं कह रहा हूं लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मैंने इसको लिया है प्राइमरी वाइंडिंग। और XL2 क्या है? XL2 है मेरा लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी लोड साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर बेटा? तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम मेरा फाइनली बन गया टुवर्ड्स प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद रिगार्डिंग लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को भी हमने इसमें कंसीडर कर लिया है। तो लीकेज फ्लक्स के हिसाब से इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़े। आइडियल ट्रांसफार्मर से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकालने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में गए। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जाने के बाद हमने देखा जो अब कुछ मैग्नेटाइजिंग नो लोड करंट देना पड़ेगा। आपने आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा कि फ्लक्स खुद ही उत्पन्न हो जा रहा था, उसमें कोई कोर करंट देने की जरूरत ही नहीं थी। आप बताइए, अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो पहले उसको स्टार्ट करेंगे ना, कि ऐसे भाग जाएगी वो?
आपको पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर से आपको वर्क लेना है तो कुछ ना कुछ उसको एक्साइटेशन तो कराना पड़ेगा। आइडियली वो जीरो है, आइडियली आप उसको कोई करंट नहीं दे रहे हो। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपने कुछ उसको करंट दिया, और कोर लॉस चूंकि अब नगण्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कोर लॉस जरूर होगा। तो उस कोर लॉस को दिखाने के लिए आपने इस I0 को, जो कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में वो सेम फेज में था फाई एम के, अब उससे कुछ गामा डिग्री लीड कर जाएगा या लैग कर जाएगा। इस लीड लैग के चक्कर में ना पड़ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस या एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस लैग। इसकी जरूरत नहीं है, मेन एंगल बेटा ये है, इसको अपने ध्यान में रखना। ट्रांसफार्मर में पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें निकलेंगी और जिससे क्वेश्चन बनता है ना। और अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन में, अभी तो आपका ये सेमेस्टर है, जब कंपटीशन माहौल में जाओगे ना तो मेरी बात याद रखना कि जिसने ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल लगा लिए, जिसने इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया, जिसने डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन समझ लिया, और जिसने सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम समझ लिया, उसके लिए मशीन का पूरा अध्ययन हो गया बेटा। मेरी बातों को नोट कर लो। तो लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ बनते हैं, और न्यूमेरिकल तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप इसका सर्किट डायग्राम ढंग से नहीं समझ लेते हैं, और सर्किट डायग्राम के साथ साथ उसका फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। बिना फेजर डायग्राम के आप सर्किट डायग्राम से ट्रांसफार्मर को नहीं समझ सकते बेटा। उसी तरफ अगर आप सिर्फ सर्किट डायग्राम से समझ रहे हैं, फेजर डायग्राम नहीं है, तो भी आपको ट्रांसफार्मर समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रांसफार्मर आप जब भी पढ़िए उसके फेजर डायग्राम से आप भागिए नहीं, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ऑन लो लोड फेजर डायग्राम क्या होगा, विद लोड फेजर डायग्राम क्या होगा। लेकिन यहाँ पे दो कंपोनेंट और आ गए कि भाई अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें लीकेज फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो लीकेज फ्लक्स को आपको कैसे दिखाना है, उस तरह से आपने विद लीकेज फ्लक्स विद लोड आपने इसका फेजर डायग्राम खींच दिया है विद कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसी सिनारियो को जो हम आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरू किए थे, आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरू किए थे और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ चले हैं। अब इसी को अगर मैं एक सिनारियो में रिप्रेजेंट करूं, सिनारियो में रिप्रेजेंट करूं तो देखो कैसा सिनारियो होगा, उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज समझ लिए तो इक्विवेलेंट सर्किट बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सिनारियो बेटा ये है, सिनारियो क्या है, सबसे पहले आपका ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। ये कैसा ट्रांसफार्मर लिया था मैंने, आइडियल ट्रांसफार्मर लिया था, और मैंने कहा था कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2 मैंने कहा था। तो इसके टर्म्स है N1, इसके टर्म्स है N1, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक वॉल दिखाया जाता है ये म्यूचुअल इंडक्शन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बताइए कि थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड। फिर हमने यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग लिया, अगर आपको ध्यान हो, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम लिए, ठीक ना भाई। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम लिए। तो इतना जो स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। जहां पे डॉट मैंने ऐसे दिखाया था बेटा, डॉट कन्वेंशन अब आपके शायद समझ में आ गया होगा, ये इसका डॉट कन्वेंशन है। यानी अगर यहां से करंट एंटर कर रहा है तो यहां से करंट लीव कर रहा है। डॉट कन्वेंशन का मतलब यही है। टू सेटिस्फाई लेंज लॉ ना समझ में आए तो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर जिसमें मैंने वर्किंग प्रिंसिपल कंसीडर किया है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, उसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, है ना। अब आप कह रहे हो सर कि इसमें लीकेज भी हो रहा है, तो प्राइमरी साइड का लीकेज, उसका इफेक्टेबल पार्ट क्या है, प्राइमरी साइड का जो लीकेज हो रहा है वो प्राइमरी करंट की वजह से हो रहा है, आपने फेजर डायग्राम में सीखा। तो वो लीकेज आप
इसके सीरीज में दिखा दो, ठीक ना भाई। ये आपने लीकेज दिखा दिया, वो रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। उसी तरह सेकेंडरी साइड में भी लीकेज दिखा दो, इसको आप कह रहे हो x1 और इसको आप कह रहे हो x2, ठीक। वाइंडिंग में चूंकि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग में भी तो कुछ लॉसेस होंगे, है ना। हालांकि वो लॉसेस बहुत कम होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 99.99 एफिशिएंट ट्रांसफार्मर मौजूद है बेटा, है ना। तो जब इतना एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हमारे पास आज अवेलेबल है तो सोचो उसमें वाइंडिंग लॉस कितना होता होगा, नथिंग, बहुत कम होता होगा। एक्चुअली 0.05 पर यूनिट आप समझ सकते हो पर साइड, है ना, उससे भी कम बेटा। लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ वाइंडिंग लॉस तो होगा ही, क्योंकि अभी आइडियल ट्रांसफार्मर तो रहा नहीं। तो करंट, इस करंट के सेम में, प्राइमरी करंट के सेम फेज में आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी दिखा सकते हो, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये आइडियल ट्रांसफार्मर में मैं नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए ये सब चीजें इसके बाहर, ओहो क्या हो गया, इसीलिए ये सब चीजें इसके बाहर दिखाई जाती हैं, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में तो रेजिस्टेंस लॉस 0 है, कोर लॉस 0 है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर को हमने इतना छोड़ दिया। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो बस इतना होता बेटा, इतना होता। लेकिन चूंकि अब इसमें कुछ कोर लॉस भी हो रहा है, कुछ वाइंडिंग लॉस भी हो रहा है, तो उसको मैंने इस आइडियल ट्रांसफार्मर को, आइडियल ट्रांसफार्मर के बाहर दिखाया। इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। और चूंकि ये करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसके वाइंडिंग के सीरीज में दिखाया। और क्या हो रहा है देखो, और क्या हो रहा है, अब यहां पे मैंने दे दिया है एसी सप्लाई, यहां पे मैंने दे दिया है एसी सप्लाई, क्लियर, ये एसी सप्लाई दे दिया है। अब यहां से कितनी करंट जाएगी, उसी को मैं कह रहा हूं I1। I1 की जो वैल्यू है वो I0 प्लस I2 डैश है, जहां I2 डैश क्या है, सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी करंट रिफर्ड टू प्राइमरी। इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज है E1, यहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज है E1 जिसकी पोलैरिटी ये है, ध्यान दीजिएगा ये पोलैरिटी होगी। और यहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज आया है E2 जिसकी पोलैरिटी ये है। इस पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ध्यान रहे कि N2 इज लेस देन N1 है। मैंने इस तरह का कंस्ट्रक्शन लिया है, ठीक ना। अब यहां पे लोड है, यहां पे भी कुछ वाइंडिंग लॉस होगा सेकेंडरी साइड में, उसको मैंने R2 से दिखा दिया है, जो कि I2 के सेम फेज में होगा। और ये मेरा लोड हो गया, लोड। तो किसी ट्रांसफार्मर का सिमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, अभी ये इसको इक्विवेलेंट सर्किट ना समझ लेना, ये जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन है किसी ट्रांसफार्मर का जो कि कोर और वाइंडिंग स्ट्रक्चर से हमको मिला है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल से हमको मिला है। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट आप कह सकते हो क्या, इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को आप अभी तक नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक वाल है और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। तो क्लोज पाथ चाहने के लिए ये दोनों क्लोज्ड होना चाहिए ना बेटा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो भी अभी तक हमने पढ़ा, थ्रो आइडियल ट्रांसफार्मर, थ्रो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, जो भी अभी तक हमने कुछ पढ़ा वो केवल इतना ही तो पढ़ा ना, इतना ही तो पढ़ा। डॉट कन्वेंशन भी आ गया, आइडियल ट्रांसफार्मर भी आ गया, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी आ गया। तो ये सीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है किसी ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ये करंट कौन सी है, ये करंट मेरी अभी भी I2 है बेटा, और यहां पे I2 बन जाएगी, क्यों, क्योंकि इस करंट को मैं रिफर टू सेकेंडरी, रिफर टू प्राइमरी ले रहा हूं, सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी ले रहा हूं। अच्छा, ये वोल्टेज क्या होगा आप जानते हो, ये वोल्टेज मेरा लोड का वोल्टेज होगा, इसको मैं V2 कह रहा हूं, इसको मैं V2 कह रहा हूं, और इसकी पोलैरिटी ये होगी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक ना। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमको इस तरह का कुछ मिलना चाहिए, है ना। अगर मैं सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड से
कुछ रिलेशन यहाँ पे निकालना चाहूं तो आपको कौन कौन से रिलेशन निकलते हैं बेटा, जस्ट केवीएल केसीएल लगाओ। तो केवीएल केसीएल अगर आप लगाएंगे तो देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2, सब ऐसी क्वांटिटीज हैं। उसी तरह आप कहोगे यहाँ पे कि जो E1 है मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है, तो जरा मुझे बताओ कि अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज E2 है तो E1 में कितना वोल्टेज आना चाहिए। आपके पास रिलेशन है E1 बाई E2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यही तो A है। तो E1 इज इक्वल टू A E2, बोलो। तो E1 इज इक्वल टू A E2 न्यूमेरिकल्स में ये सब चीजें बहुत काम आएगी। अगर आपने टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपने अच्छे से समझ लिया है तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाला है ना। इक्विवेलेंट सर्किट तक कराने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और ट्रांसफार्मर में वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है बेटा, इसलिए खूब प्रैक्टिस करो और इसके जितने न्यूमेरिकल लगाओगे उतने अच्छे ट्रांसफार्मर आपको समझ में आने वाला है, गारंटीड कह रहा हूँ, ठीक ना। तो अच्छे ध्यान से पढ़ो। तो E1 इज इक्वल टू E2 है, और क्या है देखो, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, है कि नहीं। जहां I2 डैश क्या है, I2 डैश मेरा सेकेंडरी करंट है विद रिफर टू प्राइमरी साइड। I2 डैश को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, I2 बाई ए से। अब ये सब डिपेंड करता है कि I2 बाई ए क्यों कर दिया सर आपने, AI2 क्यों नहीं कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो IEEE ने ये फ्रीज कर दिया बेटा। एक दिमाग में बैठाओ, एक चीज दिमाग में बैठाओ कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्न रेशियो हमको लेना है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग लेना है। हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, यही सत्य है, यही मॉडर्न ट्रेड है। पहले के जमाने में चलता था और जो किताबें बनी है पुरानी पुरानी ना बेटा, उसमें है A इज लेस देन 1, है ना। कहीं A इज लेस देन 1 ले लिया है, कहीं A इज ग्रेटर देन 1 ले लिया है। जैसे PS भीमरा, उसमें जाइए आप, कौन सी बुक है वो, BL थरेजा JB गुप्ता में जाइए तो वहां पे कहीं पे A इज लेस देन 1 को कंसीडर किया गया है, कहीं पे A इज ग्रेटर देन 1 को कंसीडर किया गया है। दोनों चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों को अगर आप मिला के करोगे तो माथा हो जाएगा फ्यूज, है ना। इसलिए एक चीज पकड़ो, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसको IEEE ने एक्सेप्ट किया है बेटा। तो हमको तो जो काम करना है वो IEEE के हिसाब से करना है ना। तो याद रखना कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, ये हमको मिलेगा, है ना। तो इन्हीं सब रिलेशन से, और फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1, ठीक। ये रिलेशंस हमको मिल गए। फेजर डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा है बेटा। और फेजर डायग्राम तक मैंने आपको समझा दिया है, उससे हमको सीमेटिक डायग्राम मिल गया है जिससे कि ये इक्वेशंस निकल के आ रहे हैं। जस्ट सिंपल KVL KCL से, कोई इसमें सर्किट एनालिसिस नहीं लगा रहा हूं बेटा, ये सब अंडरस्टूड है। अगर आपने ट्रांसफार्मर अभी तक समझा है तो ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही हैं, ध्यान से देखना इन सब चीजों को। नहीं समझ में आए तो रिपीट कर करके देखना इस वीडियो को, तब समझ में आएगा। अब देखो, अगर इसी के आधार पर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड फेजर डायग्राम खींचना चाहूं, मैं देख रहा हूं कि किताबों में भी, कुछ बुक्स में भी ये सब चीजें गलत दे रखी हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आइडियल के नो लोड कंडीशन तक तो चलता है उनका, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात आती है विद लीकेज करंट और उनसे कह दिया जाए कि आप इसका फेजर डायग्राम खींचिए तो घबरा जाते हैं। अब तो इसमें बिल्कुल सरल हो गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो चलिए इसका फेजर डायग्राम खींच लिया जाए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। कैसे होगा देखो, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम
ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। मैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड ले रहा हूँ। लीडिंग के लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा और यूनिटी के लिए भी यही प्रोसीजर होगा। जनरल जो लोड का नेचर होता है वो लैगिंग इन नेचर होता है, इतना आप जान चुके होंगे। लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड। चलिए बनाते हैं, और इसको बनाते बनाते ही पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, उस हिसाब से बनाया जाएगा। देखो देखिए क्या किया मैंने, लोड साइड का वोल्टेज कितना है, रिफरेंस उसको मान लो। लोड साइड के वोल्टेज को क्या मान लो आप, रिफरेंस मान लो। तो ये ऐसे ही तो जाएगा। देखो ये हो गया V2, ये मैंने दिखा दिया V2 को, दिस इज V2। अब इस V2 से मैं लैगिंग लोड ले जा रहा हूँ ना, लैगिंग लोड ले जा रहा हूँ, तो V2 से मान लो कि ये लैगिंग लोड है, ये है मेरा लैगिंग लोड, ये दिस इज V2। ध्यान से समझना, ये V2 है और ये I2 है, ये I2 है। इनके बीच का पावर फैक्टर एंगल कितना है, φ2 है। इनके बीच का पावर फैक्टर एंगल कितना है, φ2 है। अब देखो सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, एक तो वाइंडिंग लॉस हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर में जो आपने वाइंडिंग लपेटा है सेकेंडरी साइड में, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। और लीकेज रिएक्टेंस के कारण कुछ लॉसेस हो रहे हैं, जिसको आपने X2 से रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, EL2 जिसको आप बोल रहे हो, है ना। तो एक तो इसमें I1 I2 R2 ड्रॉप आ जाएगा, जो कि I2 के सेम फेज में होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया आपका I2 R2, I2 R2 ड्रॉप हो गया। अब I2 R2 से रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो जो JI2X2 बनेगा वो इससे 90 डिग्री लीड करेगा कि नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल करेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग समझ चुके हैं कि जब किसी क्वांटिटी को आप J ऑपरेटर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाता है। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना। तो JI2X2, JI2X2 इससे कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा, इससे कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो वो आपका 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ये देखो ऐसे 90 डिग्री लीड कर गया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या हो जाएगा, JI2X2, है ना, JI2X2। देखो बेटा ये I2 R2 ड्रॉप को मैंने बहुत कम दिखाया है, I2 R2 ड्रॉप को मैंने बहुत कम दिखाया है, और I2 X2 ड्रॉप को, रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रॉप को मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया है। अच्छा इसका फेजर सम क्या हो जाएगा, इसका फेजर सम तो आपका यही होगा ना, ये वाला, देखो ये वाला फेजर सम। और ये क्या होगा, I2 Z2, और इस एंगल को मैं कहूँगा θ2, इस एंगल को मैं कहूँगा θ2। क्यों θ2 क्या है, ये इंपीडेंस एंगल है ना, लोड साइड का इंपीडेंस एंगल है ना। व्हाट इज θ2, θ2, दिस इज θ2 ना, θ2। तो θ2 क्या है मेरा, θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स
tan इनवर्स x2 बाई R2, x2 बाई R2, या इसी को मैं कहूंगा इम्पीडेंस एंगल, इम्पीडेंस इम्पीडेंस एंगल ऑफ सेकेंडरी साइड। तो यहीं पे मैं आपको डिस्कस कर लूं बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ना 4:1 का रेशियो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको 2 सेंटीमीटर खींचो तो इसको 8 सेंटीमीटर खींचो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब इसको आप ज़्यादा दिखाइए, इसको आप कम दिखाइए। तो ये जो कहने का मतलब, किसी ट्रांसफार्मर में जब कॉइलिंग कराई जाती है ना, तो जो इसका इम्पीडेंस बनता है उसमें रिएक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा होता है और रजिस्टिव कंपोनेंट कम होता है। बेसिकली इसमें 4:1 का अनुपात होता है ना। इसका सेंस ये हुआ कि रिएक्टिव कंपोनेंट रजिस्टिव कंपोनेंट से लगभग 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। इसलिए इसको छोटा दिखाओ और इसको बड़ा दिखाओ। इस कंडीशन में ये जो θ2 आता है ना, इंपीडेंस एंगल, ये भी लगभग 80 डिग्री के करीब आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो थीटा होगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि x बाई आर का रेशियो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, टुवार्ड्स इन्फिनिटी की तरफ ये ग्रो कर जाएगा ना। देखो इस फार्मूला में अगर आप r की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू इसकी 4 गुनी कर दो, तो ये जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स टुवार्ड्स इन्फिनाइट यानी 90 डिग्री की तरफ क्लोज जाएगा ना। एंड tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो ये थीटा बहुत लार्ज होगा। ये थीटा बहुत लार्ज है, इसका एंगल जो होगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए, जो इम्पीडेंस एंगल होगा वो 75 टू 80 डिग्री प्रैक्टिकली देखा जाता है। एक्चुअली इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि थीटा बहुत लार्ज है। थीटा बहुत लार्ज होने का मतलब ये हुआ कि x बाई आर का रेशियो बहुत लार्ज है ना। तो ये ध्यान में रखना, कमिट करना, इसका भी हम लोग खूब फायदा उठाने वाले हैं कि जो थीटा होता है, इम्पीडेंस एंगल होता है किसी ट्रांसफार्मर के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री होता है बेटा, है ना। अब देखो ये आ गया। अब जरा अगर आपको फेजर ट्रांसफार्मर का शिमेटिक डायग्राम अगर आपको याद हो, तो ये यही तो आपका क्या है, देखो ये है आपका V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2, क्या बन जाएगा आपका, यही तो आपका E2 है। तो इस E2 का फेजर आप खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो, बोलो। E2 आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर E2, देखो ये आपका E2 बन जाएगा, ठीक। और जरा यहीं पे मैं क्लियर कर दूं कि E2 के ही सेम फेज में E1 है। स्कीमेटिक डायग्राम देखो बेटा, रिलेशन भी मैंने निकाल दिया है ना। तो E2 के ही सेम फेज में E1 है, यानी ये तो फेजर सम हो गया E2 का, E2। और व्हाट इज E1, E1 इज इक्वल टू AE2। अभी आपने देखा, मैंने रिलेशन से दिखाया आपको। तो E1 भी तो इसके सेम फेज में होगा, E1 भी इसके सेम फेज में होगा। तो देख रहे हैं आप कि जो E1 है वो E2 से ज्यादा मिला कि नहीं मिला, ये मेरा E1 हो गया। क्यों ज्यादा मिला, क्योंकि मैंने पहले से ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2 हो गया, ठीक। अब आप देखो ये जो इंड्यूस वोल्टेज है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड्स का, अब इससे फ्लक्स जो है 90 डिग्री लैग करेगा कि 90 डिग्री लीड करेगा। तो ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो वोल्टेज से, इंड्यूस वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री लैग करेगा। या इसका उल्टा आप क्या कहो कि इंड्यूस वोल्टेज मैक्सिमम फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लीड करेगा। तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम फ्लक्स को दिखाना चाहूं तो वो E1 और E2 दोनों से 90 डिग्री लैग करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको मैं फ्लक्स को 90 डिग्री लैग करवा देता हूं। देखो फ्लक्स को मैं 90 डिग्री लैग करवा देता हूं, यहाँ पे इस तरह से, ये फ्लक्स को मैंने 90 डिग्री लैग करवा दिया, है ना।
ये 90 डिग्री लैग करके। ये हो गया मेरा 5m, ये हो गया मेरा 5m। क्लियर बेटा यहां तक? अब देखो, जो नो लोड करंट होगी, जो नो लोड करंट होगी वो इस E2 या E1 से अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री लैग करेगी कि नहीं करेगी? अभी हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नो लोड फेजर डायग्राम खींचा था। तो जो नो लोड करंट होगा वो 5m के अब सेम फेज में थोड़ी ना होगा, बल्कि इससे गामा डिग्री लीड करेगा, या गामा डिग्री ऊपर से कहो तो गामा डिग्री लैग करेगा, नीचे से कहो तो गामा डिग्री लीड करेगा। तो यही मेरा I0 होगा, यही मेरा क्या होगा? I0 होगा। देखो ये मेरा I0 हो गया। अब देखो I2 ये है, I2 ये है, सेकेंडरी साइड का करंट ये है, तो प्राइमरी साइड का करंट क्या होगा? I2 बाई ए होगा ना, I2 डैश बाई ए। तो वो इसके फेज में ही तो होगा, कहीं इसके फेज में ही होगा, ठीक ना? इसके फेज में ही होगा। तो उसको मैं यहां दिखा दूं, ये हो गया मेरा I2 डैश। तो इनका फेजर सम निकालो, इन दोनों का फेजर सम निकालो। ये है मेरा I0, तो I0 के सेम फेज में मैं यहाँ पे एक करंट ड्रॉ कर दूं, ये, ठीक ना? और I2 के सेम फेज में एक करंट मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, I2 डैश के। ये है मेरा I2 डैश और ये है मेरा I0। तो जो इनका फेजर सम होगा वही तो मेरा I1 होगा। बोलो बेटा, ये मुझे मिल गया I1, ये I1 मिल गया। क्लियर? तो ये हो गया मेरा प्राइमरी साइड का करंट I1, दिस इज I1। अब इस I1 के लिए मुझे V1 निकालना है। तो V1 बराबर क्या है? V1 बराबर E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1 है कि नहीं है? जस्ट सिंपल KVL KCL मैंने अभी आपको बताया। याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि अगर आपने समझ लिया है तो वही सब चीजें तो मैं यहाँ फेजर में कर रहा हूँ बेटा। तो देखो, इस I1 के सेम फेज में यहाँ पे I1 R1 ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? उस I1 R1 ड्रॉप को मैं ऐसे दिखा दूं, दिस इज I1 R1 ड्रॉप। ये हो गया मेरा I1 R1 ड्रॉप, और इससे 90 डिग्री क्या हो जाएगा? इससे 90 डिग्री हो जाएगा मेरा J I1 R1 X1 हो जाएगा ना, रिएक्टिव कंपोनेंट X1 ड्रॉप। तो इनका फेजर सम क्या होगा? इनका फेजर सम क्या होगा? वही तो V1 होगा बेटा। तो V1 आप खींच दीजिए। है ना? ये V1 आप यहां से, ये है ना? तो ये जो आपको मिला ये आपका V1 हो गया। ये जो वैल्यू मिली आपको, ये आपको V1 मिल गई। क्लियर? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इसको आप बोलोगे θ1, और θ1 की वैल्यू क्या होगी? θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x1 अपॉन R1, है ना? और यहां पर भी वही कंडीशन होगी कि थीटा इज वेरी लार्ज, बिकॉज ध्यान रखना, हमेशा नोट कर लो, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होता है उसमें रिएक्टिव कंपोनेंट अपने रेजिस्टिव कंपोनेंट का लगभग 4 गुना होता है बेटा। लार्ज ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो भी कंसीडर कर रहे हो आप, उसमें लगभग ये एंगल 80 डिग्री कंसीडर किया जाता है बेटा, इम्पीडेंस एंगल, है ना? तो ये हो गया आपका I1 Z1, और ये जो एंगल, ये जो फेजर होगा, इसी को आप कह रहे हो V1, इसी को आप क्या कह रहे हो? V1। तो ये आपका फेजर डायग्राम खिंच गया। ये कैसा फेजर डायग्राम है?
इसको मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लैगिंग लोड। लोड मैंने कैसा लिया? लैगिंग लोड। अब आप इसी चीज को ध्यान देना कि इसमें 5 कहाँ होगा? नो लोड पावर फैक्टर आप कहाँ किसके किसके बीच में दिखाओगे? अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इस फेजर डायग्राम में, वो V1 से कहाँ का दिखाएंगे? I0 तक के बीच का दिखा देते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में है ना, तो जो भी फेजर लोगे वो इंड्यूस्ड वोल्टेज से लोगे ना आप। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला बेटा, ये है नो लोड पावर फैक्टर एंगल, इसको आप कह रहे हो 50, इसको आप कह रहे हो 50। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एट लोड विद लीकेज करंट एक कंप्लीट फेजर डायग्राम आपको मिल गया। एक कंप्लीट फेजर डायग्राम आपको मिल जाएगा। इस तरह से बनाना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। अगर आपने ट्रांसफार्मर समझ लिया तो फेजर डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक ना। इस तरह से आपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम खींच दिया है। अब आप इसी ट्रांसफार्मर को, ये हमने किसके लिए लिया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसीडर किया था ना, स्टेप फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप इस पे खूब प्रैक्टिस करो घर में। लैगिंग पावर फैक्टर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए तो मैंने बना दिया, आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए बनाना इसी फेजर डायग्राम को। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मैंने बनाया है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बनाना, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बनाना। तो जब अगर अपना दिमाग चलाओगे ना बेटा, तो ये कोई चीजें मुश्किल नहीं है ना, अपने आप चीजें समझ में आती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करोगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में E1 E2 से ज्यादा है बेटा, यानी E1 का फेजर E2 के फेजर से ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या कर दोगे? E2 का फेजर E1 से ज्यादा होगा, यानी E1 को रख दो E2 की जगह पे और E2 को रख दो E1 की जगह पे। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बाकी कोई चेंज नहीं होगी। तो यही फेजर डायग्राम आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए बन जाएगा। अब आप कोशिश करिएगा घर में, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बनाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इंटरव्यू वगैरह या जैसे थ्योरी वाले सेमेस्टर एग्जाम में फेजर डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा तो जनरली लैगिंग पावर फैक्टर ही पूछता है। इसके आगे जो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट होगा, अभी सर्किट डायग्राम में पढ़ाऊंगा, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा उसका जो फेजर डायग्राम होगा न्यूमेरिकली, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। लेकिन आप जाने रहो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें हो रही है, तो वो बिना फेजर डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ये सेमेस्टर एग्जाम में आपके ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आएगा फेजर डायग्राम खींचने के लिए। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो जो चीजें होती हैं, लीकेज, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, कोर लॉस कंपोनेंट, वो जितना कुछ भी होगा उसका फेजर डायग्राम आपको इस तरह से खींचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप इसका होमवर्क जरूर करिएगा, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। जो अभी आप सर्किट डायग्राम देखो वो सर्किट नहीं है बेटा, वो मैग्नेटिक सर्किट है जो अभी तक आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy.
Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198 house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.